हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी टॉक्स। दोस्तों, कई बार सोसाइटी में ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको सोसाइटी अवॉइड कर देती है, इग्नोर कर देती है, और आगे जाके धीरे धीरे ही वो चीज़ एक जनरल एक्सेप्टेंस का रूप ले लेती है, एक नॉर्मल रूटीन चीज़ बन जाती है। दोस्तों, अपनी बात को क्लियर करने के लिए बॉलीवुड मूवीज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा। कुछ मूवीज़ हो गई जैसे सिंघम, सिम्बा, दबंग, राउडी राठौर। इन सब मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर। दोस्तों, पुलिस टॉर्चर, जिसको दूसरी भाषा में मैं कस्टोडियल वायलेंस भी कह सकता हूँ, एक बहुत ही मेजर इशू बनता जा रहा है और इसकी तरफ पब्लिक का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। चाहे वो हमारा देश हो, चाहे दूसरे देश हो, हर जगह पे कस्टोडियल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो इन 2019 1700 प्लस कस्टोडियल डेथ्स इंडिया में हुई है। और इसके बदले मिलता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1-1.5 लाख रुपए का छोटा सा कंपनसेशन। क्या ये इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, यूएस में जब जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी और इंडिया में तमिलनाडु के अंदर जब जयराज और फिनिक्स जैसे लोगों की कस्टोडियल डेथ्स होना शुरू हुई, तो उन्होंने बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए पुलिस की कस्टोडियल वायलेंस के ऊपर। और यूएस में जब जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई तो बहुत सारे पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और उन पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस ने एक बिल प्रेजेंट किया जो कि था पुलिस रिफॉर्म बिल। और इसके साथ साथ ऐसी भी बातें की गई कि एक नेशनल डेटाबेस फॉर पुलिस मिसकंडक्ट बनाया जाएगा। टॉर्चर के खिलाफ जो सबसे पहली चीज शुरू हुई थी, दैट वाज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1975। अब क्योंकि इंडिया भी यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी मेंबर है, तो अगर यूएन का कोई भी लॉ को इंडिया में लाना पड़ेगा तो उसके लिए इंडिया में एक लॉ बनाना पड़ेगा और इंडिया के पार्लियामेंट को उसे पास करना पड़ेगा। सो इसके चलते जब पुलिस में कस्टोडियल वायलेंस बढ़ता गया तो इंडिया के अंदर भी इसकी ज़रूरत महसूस करी गई, और 2010 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2010 लोकसभा में लाया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपली समझाया गया था। सबसे पहले उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी तरह का टॉर्चर करता है या कस्टोडियल वायलेंस करता है तो उसे 10 साल का पनिशमेंट है। अब उसमें टॉर्चर की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपली वे में एक्सप्लेन कर दिया था, और उसमें ऐसा बोला गया था कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी इंडिविजुअल या थर्ड पर्सन को किसी भी तरह से ग्रीवियसली हर्ट करता है, इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए या कन्फेंशन के लिए, या फिर उसकी हेल्थ को, लाइम को, या किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करता है, तो उसे एक तरह का टॉर्चर माना जाएगा और उसके लिए 10 साल की सजा होगी। ये बिल लोकसभा से तो पास हो गया, पर जब ये राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा ने इसे सजेशन कमेटी या सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया गया, जिस कमेटी ने इस पे बहुत सारी सजेशंस दी। इन्होंने ऐसा कहा कि अगर कोई वुमेन और चिल्ड्रन के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए, टॉर्चर की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जाना चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे ये चीज़ें उसी चीज़ों में अटक गई। पार्लियामेंट में सजेशंस आने के बाद बहुत बार उसे चेंज किया गया, बट कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। 2017 में जब ऐसा कहा गया पार्लियामेंट के द्वारा कि वी आर सीरियसली कंसीडरिंग दिस बिल, बट इस बिल को लाने के लिए इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इस तरह का बहाना मेरे हिसाब से इनफ नहीं है, बिकॉज अगर इतना ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, तो ये चीज़ मतलब अमेंड करके इस चीज़ को ला देना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बट जब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े और बहुत सारे केसेस कस्टोडियल वायलेंस के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी कि अरेस्ट होने के टाइम पे क्या क्या राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के, वो इशू कर दिए गए। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था एक केस में जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इस केस में जब कस्टोडियल वायलेंस में देखा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस लगभग इशू कर दी जब किसी को भी अरेस्ट करते हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या है मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई पुलिस का पर्सनल है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो किसी को अरेस्ट करने आता है, तो उसे अपना नेम टैग जो है वो कैरी करना पड़ेगा अपने डेजिग्नेशन के साथ। दूसरा जो चीज़ है वो है अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो में क्या होगा कि अरेस्ट मेमो के अंदर अरेस्टी की सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, अरेस्ट होने का टाइम, डेट, प्लेस, ये सब भरना पड़ेगा। प्लस किसी विटनेस की साइन होगी, और ये अरेस्ट मेमो बनाना कंपलसरी है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि कोई जो भी अरेस्ट हो रहा है उसका कोई भी दोस्त या रिलेटिव होना चाहिए, जो उसको पता होना चाहिए कि ये पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया गया है और इसे कहाँ डिटेन किया गया है,
दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, और उसका भी साइन होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें एक इंस्पेक्शन मेमो बनाना ज़रूरी है। इंस्पेक्शन मेमो में क्या होता है कि अगर कभी भी जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसकी कोई भी माइनर इंजरी या मेजर इंजरीज हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और उस पर पुलिस का भी साइन होता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट का भी साइन होता है, साथ ही साथ उस पर जो अरेस्टी है उसका भी साइन होगा। और इन दोनों के साइन के बाद इसको भी अरेस्ट मेमो के साथ लगाया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्लॉज है। मेडिकल एग्जामिनेशन के क्लॉज में क्या है कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके हर 48 आवर्स में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि उसे कोई सीवियर इंजरी तो नहीं आई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, मतलब हर 48 आवर्स के बाद अरेस्ट होने के एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अरेस्टी का। इसके साथ ही ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपीज जो है वो मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी। मतलब उसमें क्या क्या दिया जाएगा, एक अपना इंस्पेक्शन मेमो, मेडिकल एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट, उसके साथ अरेस्ट मेमो, ये सब चीज़ें प्लस उसकी जो भी फाइल होगी वो सब मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि इन सब के बाद जो अरेस्टी है वो अपने लॉयर के साथ इजीली कंसल्ट कर सकता है, सब चीज़ें उसको बता सकता है, उसकी गाइडेंस ले सकता है। साथ ही साथ हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा। पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर अरेस्ट होने वाले की सारी, मतलब जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं उनकी सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। मतलब हर पुलिस कंट्रोल रूम को ये इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, पर प्लस पुलिस कंट्रोल रूम बोर्ड को भी सेंट्रलाइजली ये इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जो कि कस्टोडियल वायलेंस को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं किसी से ये चीज़ पर्सनली डिस्कस करता हूँ तो दो व्यूज़ निकल के आते हैं। एक इंसान मुझे कहता है कि अगर पुलिस या पब्लिक सर्वेंट टॉर्चर नहीं करेंगे तो सच सामने नहीं आ सकता, सच को बाहर निकालने के लिए टॉर्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी की ड्यूटी ये है कि सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करे, तो वो इंसान अगर टॉर्चर का यूज़ करे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, इस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ या जो भी ये चीजें बनाई गई थी यही कंसेप्ट ध्यान में रख के बनाई गई थी कि पुलिस का जो काम है वो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। बट धीरे धीरे जब हम मूवीज में देखते हैं और भी चीजों में देखते हैं तो हम पुलिस के जो वायलेंस होता है, एक्शन होता है, उसको बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस आए हैं उसमें ये देखा गया है कि कई लोगों को इनलीगली बहुत सालों तक जेल में रखा गया है, उनके साथ वायलेंस किया गया है, उनके साथ मल्टीपल इंजरीज हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनके साथ आगे वो लाइफ में कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है नॉलेज पर्पस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, इसे प्रमोट कीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पब्लिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।